हेलो एवरीबडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर का नाम द इंडियन नेशनल मूवमेंट ही है, लेकिन अब हम 1917 से 34 तक की डिस्कशन करेंगे। इस समय पर हुआ क्या था ये सब पढ़ेंगे। एक टाइम था जब इंडिया के लोग अपने ही देश में आज़ाद नहीं थे। ब्रिटिशर्स का रूल हर जगह चलता था, कानून उनका, फैसले उनके, इवन टैक्स भी उन्हीं का हुआ करता था। लेकिन 1900s के आसपास कुछ बदलने लगा था। लोग जाग रहे थे और उनके दिल में एक आवाज़ उठ रही थी, हमें अपना देश वापस चाहिए। ब्रिटिशर्स सोच रहे थे कि इन इंडियंस को दबा दो, सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि रिप्रेशन से ज़्यादा अब लोगों में यूनिटी बढ़ रही थी। इसीलिए 1919 में एक नया कानून आया जिसे बुलाया गया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी कि मोंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। लेकिन लोगों ने कहा, इंडियंस ने कहा कि ये तो हाफ हार्टेड है, और यहीं से शुरुआत हुई एक नए दौर की जिसे बुलाया गया द गांधीयन एरा। 1915 में एक सिंपल सा आदमी साउथ अफ्रीका से वापस आया। उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे दुनिया महात्मा कहने लगी। इन्होंने देखा कि कैसे फिरंगियों ने हमारे किसान और मजदूरों को दबा कर रखा है। इनके पास कुछ रास्ते थे, रास्ते भी ऐसे जिनमें हथियार ना उठाने पड़े, ट्रूथ और नॉन वायलेंस के रास्ते। इन्होंने कहा कि हम मरेंगे नहीं, हम सहेंगे और हम जीत के दिखाएंगे। और यहीं से शुरू हुआ सत्याग्रह। बिहार के चंपारण में पीजन से ज़बरदस्ती इंडिगो यानी कि नील उगवाया जा रहा था। गांधी जी वहां गए, उनके लिए आवाज़ उठाई, रिजल्ट वो जीत गए। उनकी पहली विक्ट्री पीजेंट्स की जीत हुई। उसी तरह अहमदाबाद की मिल स्ट्राइक, खेड़ा का सत्याग्रह, ये सब उन्होंने बहुत ही पीसफुली नॉन वायलेंट तरीके से किया। और अब क्या था, अब देश उनके पीछे खड़ा हो गया था। और अब हुई एक भयानक घटना जिसने हमारे पूरे देश को हिला डाला। वो थी जलियांवाला बाग, अमृतसर 1919 की ट्रेजेडी, जहां पर लोग पीसफुली शांति सभा चल रही थी और वहीं पर जनरल डायर ने आके बिना वार्निंग दिए गोलियां चलवा डाली। हजारों लोग मर गए। और यहाँ पर अब गांधी जी ने कहा कि अब इन अंग्रेज़ों के साथ रहना पाप है। अब गांधी जी ने बोला कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। लोगों ने ब्रिटिश स्कूल्स, जॉब्स, कपड़े, कोट्स सब कुछ छोड़ दिया और अब खादी पहनना शुरू किया, स्वदेशी का यूज़ किया और अब एक नया इंडिया बनने लगा। पर जब चौरी चौरा में हिंसा हुई तो गांधी जी ने अपना मूवमेंट तुरंत रोक दिया, क्योंकि उनके लिए नॉन वायलेंस ही सबसे बड़ा प्रिंसिपल था। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की लीडरशिप में एक लाहौर सेशन हुआ, जहां पर अब कांग्रेस ने कहा कि अब हमें सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। 29 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। अब गांधी जी ने सबको एक सिंपल मैसेज दिया, नमक बनाओ, क्योंकि नमक हर घर का एक बहुत ही अहम हिस्सा था, बहुत ज़रूरी हिस्सा था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की। वो 358 किलोमीटर चले फ्रॉम साबरमती टू दांडी। और जब उन्होंने समंदर के किनारे से एक मुट्ठी नमक उठाया तो हर कोई, स्टूडेंट्स, महिलाएं, किसान, हर कोई उनके साथ खड़े हुए और अब सब एक स्वर में कहने लगे कि हम अपनी शर्तों पर जिएंगे। ब्रिटिशर्स ने फिर से वायलेंस, जेल और टॉर्चर का सहारा लिया। अब लोग चुपचाप नहीं रो रहे थे, बल्कि अब लोग सड़कों पर नारे लगा रहे थे, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। तो ये था सफ़र 1917 से 1934 तक का, जहाँ पर एक सिंपल सा लॉयर गांधी अब महात्मा गांधी बन चुके थे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस चैप्टर को, इस चैप्टर की डिटेल्स को। तो बात करते हैं पोस्ट लखनऊ पैक्ट रियलाइजेशन की 1916। तो हमने लखनऊ पैक्ट के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में। तो हमने ये देखा कि कैसे इंडियंस एक साथ आए, यूनिटी बढ़ी थी।
तो अब ब्रिटिशर्स को एक बात क्लियर हो गई कि अगर हम बार बार इंडियंस को दबाते रहेंगे ना तो सिर्फ एक एंटी ब्रिटिश फीलिंग ही अराइज होगी। तो अब वो समझ चुके थे कि रिफॉर्म्स लाने का टाइम आ गया है ताकि वो इंडियंस को प्लीज़ कर सकें, उनको खुश कर सकें और ये जो मूवमेंट था ना जो इंडियंस ने चलाया था उसको कंट्रोल में कर सकें। तो यहाँ पर आया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड इट was known as Montague-Chelmsford Reform by the Indians। तो it was passed in 1919 और इसे Montague-Chelmsford Reform भी बुलाया गया। It was named after the Secretary of the State Edwin Montague and the Viceroy Lord Chelmsford। And it introduced the system of diarchy, that is the dual government in the provinces। अब यहाँ पर इसके की फीचर्स क्या थे इन रिफॉर्म्स के? पहली बात कि डुअल गवर्नमेंट है, तो जो सब्जेक्ट है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा रहा है, वन इज ट्रांसफर्ड, वन इज रिजर्व। तो मतलब द वन इज हैंडल्ड बाय द इंडियन मिनिस्टर्स, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, और दूसरा है रिजर्व्ड जो सिर्फ ब्रिटिश के कंट्रोल में रहेगी, जिसमें थी पुलिस, जिसमें था फाइनेंस। तो अब वोटिंग राइट्स भी ना यहाँ पर अभी भी रिस्ट्रिक्टेड थे, सबके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, वोटिंग राइट्स लिमिटेड थे, कुछ एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ही थी जो वोट कर सकती थी। इससे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे वो एनलार्ज हो चुके थे, लेकिन गवर्नर जनरल फिर भी फाइनल अथॉरिटी हुआ करते थे। मतलब कि अगर फाइनल जो अथॉरिटी है, फाइनल जो पावर है ना, वो अभी तक ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ही थी। सो द गवर्नर जनरल रिमेन्ड आंसरेबल टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन ब्रिटेन। तो मतलब अभी भी वो लंदन को ही लंदन को ही जवाब देना पड़ता था। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ड्रेस, राइट? सो डी फॉर डायरकी, ठीक है, आर फॉर रिस्ट्रिक्टेड वोटिंग थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या था। नेक्स्ट इज यहाँ पर एनलार्ज्ड काउंसिल्स हो गई, काउंसिल्स को लार्ज कर दिया गया, ठीक है। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल हो गया, लाइक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कंट्रोल हो गया, एंड इट वाज स्टिल अंडर ब्रिटिश रूल। मैंने बड़ा ही रफ में लिखा है, आप इसको सही से लिख लेना। नेक्स्ट, द फेलियर ऑफ द रिफॉर्म्स। तो इसमें ना, जैसे मैंने आपको स्टोरी में ही बताया था कि लोगों को लगा कि यार ये क्या हाफ हार्टेड सा डिसीजन दिया है उन्होंने। सो व्हाई द रिफॉर्म्स फेल टू सेटिस्फाई द इंडियंस? द रिफॉर्म्स फेल टू प्लीज द इंडियन लीडर्स एंड द पब्लिक। द रियल अथॉरिटी क्योंकि अभी भी ब्रिटिशर्स के पास ही थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। So Congress condemned the reforms as disappointing and unsatisfactory। इससे this led to the beginning of the new phase of struggle जिसे हम गांधीयन एरा बुलाते हैं। अब सबसे पहले हम इस गांधीयन एरा की जब हम बिगनिंग की बात करेंगे तो इसका राइज होने का डिससेटिस्फेक्शन था 1919 में, जो ब्रिटिशर्स ने रिफॉर्म्स लेकर आए थे। इससे गांधी जी के पीछे मास में नंबर्स, मतलब ह्यूज नंबर्स में लोग चलना हुए थे और मास मूवमेंट शुरू हो गई थी। दिस मार्क द शिफ्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन टू द मास डिसओबीडियंस एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो अब सबसे पहले ये समझ लो, वैसे मुझे पता है आप सबको पता है गांधी जी को कौन नहीं जानता है। तो गांधी जी कौन थे और कहाँ पैदा हुए थे? तो हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी, जो 1869 में पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए थे। एंड ही वाज नोन वर्ल्ड वाइड एज महात्मा गांधी, जिसका मतलब होता है अ ग्रेट सोल। अब उनका एजुकेशन और करियर की बात करें तो ही वॉज लॉयर, जो बाद में एक लीडर बन चुके थे, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। उन्होंने इंग्लैंड में लॉ पढ़ा था और ही प्रैक्टिस्ड इट इन साउथ अफ्रीका फॉर अराउंड 22 ईयर्स। तो जब वो वहाँ पर रहते थे ना, तो उन्होंने वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखा था कि इंडियंस कैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, कैसे वो लोग इंडियंस को कम समझ रहे हैं और इंडियंस को इन्फीरियर समझ रहे हैं और कितना बुरा ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये जो उनका एक्सपीरियंस था साउथ अफ्रीका का, वो बेसिकली एक टर्निंग पॉइंट था। जब वो इंडिया में आए तो उन्हें ह्यूमिलेशन उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में देखी थी और रेसिज्म देखी थी,
तो वो सारी चीज़ें ना अब वो इंडिया में आके भी वो फेस कर रहे थे। एग्जाम्पल, दे वर बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन फॉर रिफ्यूजिंग टू लीव द वाइट्स ओनली कंपार्टमेंट। तो कुछ ट्रेन थे जहाँ मतलब कुछ कंपार्टमेंट थे जो सिर्फ गोरे लोगों के लिए थे, तो अगर कोई उस कंपार्टमेंट को नहीं छोड़ना चाहता था इंडियन, तो उसे फेंक दिया जाता था। तो ये जो एक्सपीरियंसेस थे ना, इट शॉक्ड एंड एंगर्ड गांधी। तो उन्होंने डिसाइड किया टू फाइट अगेंस्ट द रेशियल इनजस्टिस एंड देन ही बिकेम द लीडर ऑफ इंडियन रेजिस्टेंस इन साउथ अफ्रीका। अब यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ से जन्म होता है सत्याग्रह का। तो सत्याग्रह बेसिकली ना दो शब्दों से लिया गया है। तो ये जो इनकी स्ट्रगल थी ना महात्मा गांधी की, ये साउथ अफ्रीका से ही शुरू हो गई थी। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का आइडिया डेवलप किया था, जिसका मतलब है कि जो गलत हो रहा है ना उसके अगेंस्ट सच्चाई के साथ खड़े रहो, डटे रहो, डरो मत। सो रेजिस्टेंस टू इनजस्टिस, लेकिन पीसफुली, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, पीसफुली उसके अगेंस्ट खड़े रहना है। सो दिस मेथड बिकेम द कोर प्रिंसिपल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट लेटर। तो ये था उनका एक मूवमेंट जिसे उन्होंने एक्चुअली जो साउथ अफ्रीका से ही जो फॉलो किया जा रहा था। देन द रिटर्न, गांधीज रिटर्न टू इंडिया। तो आफ्टर टेस्टिंग हिज आइडियाज इन साउथ अफ्रीका, जब वो इंडिया आए, सो वो अपनी फिलॉसफी को अप्लाई करने के लिए ना पूरी तरह तैयार थे ऑफ दिस नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस टू द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, एंड गांधीयन एरा वॉज अबाउट टू बिगिन आफ्टर 1917। तो जो फिलॉसफी थी सत्याग्रह की, इट कंबाइंड टू संस्कृत वर्ड, सत्या मीन्स ट्रूथ, अग्रह मीन्स ईगरनेस और द फर्मनेस, मतलब डट के खड़े रहो, ठीक है। तो द टू प्रिंसिपल्स दैट ही फॉलोड, हिज टू सेंट्रल प्रिंसिपल्स वर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ मतलब फर्म होना चाहिए, डरना नहीं है, फर्मली खड़े रहो सच्चाई के साथ, और अहिंसा अपनाओ, मतलब मार पीट नहीं बल्कि शांति से खड़े रहो, नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाओ। सो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, हु इज़ द सत्याग्रही? तो सत्याग्रही बेसिकली सत्याग्रही एक ऐसा इंसान है जो फॉर्मली ये बिलीव करता है, ट्रूथ में बिलीव करता है और नॉन वायलेंस में बिलीव करता है, तो एग्जैक्टली उसे ही सत्याग्रही माना जाएगा। He opposes evils at all cost and not evil doers, ठीक है। तो जो evil है ना उसको अपोज करना है, बात समझ गए। It must be peaceful, fearless and strong, and in the fight of the justice and the truth, Satyagrahi will accept the sufferings and is willing to make the sacrifices। मतलब जो sufferings आ रही है ना रास्ते में, उनको सहते जाओ, और अगर बलिदान देना पड़े तो वो भी दे दो, लेकिन झुको मत, ये उनका कहना था। सो द चेंज ऑफ हार्ट वॉज द रियल गोल। तो उनका मानना ये था कि जब हम किसी के साथ अच्छे से पेश आते हैं तो धीरे धीरे उसका मन भी बदल जाता है। तो सफरिंग एंड द पेशेंस ऑफ अ सत्याग्रही एम्स टू ब्रिंग द change of heart in the opponent, and the goal was not to destroy the enemy but to transform and enlighten him। तो हमें जो इविल मंशा रखता है उसको मारना नहीं है, बल्कि उसके अंदर की जो बुराई है उसको मारना है। जब आप उसके सामने अच्छे बने रहोगे तो एक दिन वो इविल मर जाएगा उसके अंदर का, और वो उसका हार्ट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा। तो डू नॉट ब्रेक द एनिमी बट वेक द एनिमी। So that was his rule. So he believed that the true victory lies in the conversation through love, not coercion. Then the non-violent methods of struggle. So non-violence was considered as the weapon, as a very strong weapon, and Gandhi's non-cooperation strategy included पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, पीसफुली अपनी चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट करो, डिफाइंस ऑफ द अनजस्ट लॉज। तो जो भी अनजस्टिस वाले लॉ हैं ना उनके अगेंस्ट खड़े रहना है, बाइकआउट करनी है ब्रिटिश गुड्स, उनके इंस्टीट्यूशंस और सर्विसेज, चरखा और खादी का यूज़ करना है टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ द ऑपरेसिव टैक्सेस। अब बात करते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी की। सो गांधी वॉज अ डिवोट ऑफ हिंदू बट ही वॉज अ बिलीवर इन इक्वालिटी ऑफ ऑल द रिलीजन्स। उन्होंने लिखा था कि इंडियन कल्चर इज़ नाइदर हिंदू नॉर इस्लामिक, बल्कि ये इन सब का फ्यूजन है।
दिस इज़ वॉट ही सेड एंड ही बिलीव्ड कि इंडिया को मुक्ति इन सब चीज़ों से तभी मिलेगी जब हिंदू और मुस्लिम्स एक यूनिटी में रहेंगे, जब यूनाइट होकर रहेंगे। एंड गांधी लिव्ड एंड डाइड फॉर दिस कॉज। ठीक है, तो गांधी जी इसी चीज़ के लिए जीते रहे, यही चीज़ सिखाते रहे और फाइनली इसी चीज़ से मर गए। नाउ द मास मूवमेंट, तो गांधी जी हैड इमेंस फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ द कॉमन पीपल टू फाइट द ऑपरेशन। तो वो ये मानते थे कि जब हमारा देश, हमारे देश के लोग एक साथ एक गोल की तरफ चलेंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम हार जाएं, हम बिल्कुल नहीं हारेंगे। सो अंडर हिज लीडरशिप इंडियन नेशनल मूवमेंट बिकेम द मास मूवमेंट एंड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, फार्मर्स, विमेन, स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स, दे ऑल्सो जॉइंड दिस स्ट्रगल। तो ये जो मूवमेंट था, ये जो मास मूवमेंट था, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल्स उनके साथ थे, नहीं, उन्होंने विमेन अपलिफ्टमेंट की भी बात की थी, उन्होंने पीजेंट्स, उन्होंने लेबरर्स, हर किसी के लिए बात की थी और हर कोई उनके साथ खड़ा हुआ था। नाउ टॉकिंग अबाउट द सोशल जस्टिस, सो गांधी जी वॉज द चैम्पियन ऑफ द सोशल जस्टिस एंड ही वर्क फॉर पुअर विमेन एंड अनटचेबल्स, जो मैं अभी आपको बता रही थी। सो द कॉल्ड द अनटचेबल्स एज हरिजन्स, मीनिंग दे वर ऑल्सो द चिल्ड्रन ऑफ द गॉड एंड दे बिलीव दैट द पॉलिटिकल फ्रीडम वॉज मीनिंगलेस विदाउट द सोशल रिफॉर्म्स। तो हम चाह तो रहे हैं कि ब्रिटिशर्स हमारा देश छोड़कर चले जाएं, लेकिन जब तक ना हम अपने सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स नहीं लाते हैं ना, हम पूरी तरह पॉलिटिकल फ्रीडम हम नहीं ले पाएंगे। सो दैट इज़ व्हाट ही बिलीव्ड एंड ही एम्फसाइज्ड दैट द लॉज अलोन कैन नॉट चेंज द सोसाइटी बट देयर मस्ट बी अ चेंज ऑफ हार्ट। तो फाइटिंग इन इक्वालिटी और जो नीचे हैं उनको अपलिफ्ट करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें एक पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग नेशन बनना है, और ये आज के टाइम पर भी अप्लाई होता है। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी के आइडियल्स की बात करते हैं। सो दे बेस्ड ऑन ट्रूथ, नॉन वायलेंस, यूनिटी एंड द सोशल इक्वालिटी एंड दे टर्न पॉलिटिक्स इनटू द मॉरल मूवमेंट्स। दे ब्रॉट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड द नेशनल स्ट्रगल, और उनके प्रिंसिपल कंटिन्यू टू इंस्पायर ग्लोबल लीडर्स एंड द पीस मूवमेंट। तो जो उन्होंने अप्लाई किया, जो उन्होंने सोचा कि हम ऐसे करेंगे, नॉन वायलेंट तरीका अपनाएंगे, वो ग्लोबल लीडर्स को भी इंस्पायर करता रहा है। नाउ गांधी जीज अर्ली कैंपेन्स, तो अर्ली कैंपेन्स में मैंने आपको 3 बताए थे। अहमदाबाद था, एक इंडिगो वाला था और एक खेड़ा वाला था। एग्जैक्टली वो इनके अर्ली कैंपेन्स थे जिन्होंने इन्हें सफलता दिलाई थी। सो गांधी जीज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विद सत्याग्रह, इट वाज फ्रॉम 1915 टू 1919। तो जब गांधी जी इंडिया आए तो उन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। हिज एक्सपेरिमेंट विद सत्याग्रह टुक प्लेस इन दीज लोकल एरियाज, बिहार, चंपारण, देन अहमदाबाद गुजरात, खेड़ा गुजरात। हर एक एरिया की ना अलग अलग प्रॉब्लम्स थी, और गांधी जी की जो पॉलिसीज़ थी, जो उनके प्रिंसिपल्स थे ना, उन्होंने हर जगह वो एडजस्ट हो गए, अडेप्ट कर गए, और लोकल अंडरस्टैंडिंग जो थी वो भी बढ़ी और उन्हें जीत भी मिली। तो सबसे पहले अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करें 1917 बिहार में, तो यहाँ पर ना कुछ टेनेंट फार्मर्स थे चंपारण में, और उनसे ज़बरदस्ती ब्रिटिशर्स इंडिगो प्लांट कराते थे to grow indigo on part of their land and sell at unfair prices। तो मतलब अपनी ज़मीन के कुछ हिस्से पर इंडिगो लगाओ और उसको फिर बेचो, ये वो मानते थे। ठीक है, मतलब बहुत ही कम प्राइसेस में बेचो, लेकिन वो नहीं उगाना चाहते थे। तो गांधी जी ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया, जिसे सत्याग्रह कहा गया। कहते हैं अगेंस्ट दिस एक्सप्लॉयटेशन और मूवमेंट सक्सीड भी हुआ एंड ब्रिटिशर्स अग्री टू कंपनसेट पीजेंट्स एंड देयर कंडीशंस इम्प्रूव्ड। तो यहाँ पर वो फार्मर्स के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ खड़े हुए। अब बात करते हैं अहमदाबाद की मिल स्ट्राइक 1918 गुजरात में। तो यहाँ पर क्या था कि कुछ लोग टेक्सटाइल मिल में काम करते थे अहमदाबाद में। इश्यूज़ ये थे कि ओनर्स ने ना उनके वेजेस बढ़ाने से मना कर दिया था। काम पूरा लिया जाता था लेकिन पैसे नहीं बढ़ाए जाते थे, डिस्पाइट द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग।
अब कॉस्ट ऑफ लिविंग तो अब डे बाय डे बढ़ ही रही है, उस टाइम भी बढ़ ही रही थी, लेकिन उनके वेजेस नहीं बढ़ाए जा रहे थे। तो गांधी जी ने मीडिएट किया बिटवीन ओनर एंड द वर्कर्स यूजिंग हिज सत्याग्रह प्रिंसिपल्स, और रिजल्ट क्या हुआ कि मिल ओनर मान गए और उन्होंने वेजेस को बढ़ा दिया। अब बात करते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट की, खेड़ा सत्याग्रह इन 1918 गुजरात। तो यहाँ पर ना क्रॉप फेलियर हो गया था, तो जिसकी वजह से जो कल्टीवेटर्स थे खेड़ा के, वो लैंड रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि भाई हमारा तो फसल ही बर्बाद हो गई, हमारे पास तो अनाज ही नहीं है, हम क्या बेच के तुम्हें भाई लैंड रेवेन्यू दे दें। तो गांधी जी ने एडवाइस किया कि पेमेंट करने से रिफ्यूज़ कर दो, पीसफुली, देनी ही नहीं है। देन गवर्नमेंट ने उनकी बातों को एक्सेप्ट किया और टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया, और इससे पीजेंट्स को रिलीफ मिला। अब बात करते हैं द इम्पैक्ट ऑफ अर्ली सत्याग्रह। इनसे क्या हुआ, इन तीन से क्या हुआ? अब इन तीनों से उनके सत्याग्रह की इफ़ेक्टिवनेस का लोगों को पता चला। जो गांधी जी की टेक्निक्स थी ना, उनका लोगों को पता चला कि ये टेक्निक्स नॉन वायलेंस और सत्याग्रह की ये काफ़ी यूज़फुल हैं, and that ordinary people could be mobilized peacefully for the justice। तो 1919 तक गांधी जी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर बन चुके थे, and he soon occupied the center stage of the Indian politics। तो इस तरह हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो तीनों मूवमेंट्स थे ना, ये नॉन वायलेंस के टेस्टिंग ग्राउंड्स थे। अब बात करते हैं गांधी जी's rise as a national leader। These localized campaigns built public trust in the Gandhi's leadership, and this emphasized on truth, self-reliance and the mass participation। तो अब लोग उनमें बिलीव करने लगे थे और उनके पीछे चलने लगे थे। And these campaigns laid the foundation of nationwide struggles, including the non-cooperation movement। तो अब लोकल मूवमेंट से अब ये नेशनल मूवमेंट्स बन चुकी थी, और गांधी जी के साथ पूरा देश खड़ा हो चुका था। Now talking about the circumstances leading to the non-cooperation movement। तो गांधी जी ने ये नेशन वाइड मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया? कोई आइडिया है? अभी लग जाएगा आपको आइडिया। So the British passed a Royal Act 1919 जिसमें they allowed the imprisonment without trial of the suspected revolutionaries। कि जो इंडियन रेवोल्यूशनरीज हैं ना, जो सस्पेक्टेड भी हैं, बिना ट्रायल के उनको जेल में डाल दो, ठीक है। तो दिस वायलेटेड द सिविल राइट्स एंड दिस एंगर्ड द इंडियंस, एंड टू प्रोटेस्ट पीपल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स, दैट इज हड़ताल्स, एंड पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस अक्रॉस द इंडिया। तो हड़ताल हो गई, लोगों ने अपना काम करना बंद कर दिया और पीसफुली वो बैठ गए और पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गई। पंजाब में तो ये वायलेंट भी हो गया, जिसकी वजह से एक ट्रैजिक इवेंट हो गया अमृतसर में। तो मतलब ना कोर्ट ना अपील, बस सीधे जेल। तो ये था रॉयल एक्ट। अब यहाँ पर हुआ जलियांवाला बाग इन 1919 अमृतसर, जो कि एक टर्निंग पॉइंट था फॉर इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन, जहाँ पर लोग एक पब्लिक मीटिंग के लिए जलियांवाला बाग जा रहे थे टू प्रोटेस्ट द अरेस्ट ऑफ द नेशनल लीडर्स, तो द क्राउड वॉज, ये कोई वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं था, बिल्कुल एक शांति भरा प्रोटेस्ट था, क्योंकि ना लोगों के पास कोई आर्म्स थे और वो एकदम पीसफुली जाके वहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले थे, अनअवेयर दैट द जनरल डायर हैज़ बैंड द पब्लिक मीटिंग्स। इनको नहीं पता था। और जैसे ही ये लोग वहाँ पर पहुँचे, सारे एग्जिट गेट्स बंद कर दिए गए और ट्रूप्स को ऑर्डर दिया गया ओपन फायरिंग का इस गैदरिंग पर, जिसमें बहुत सारे लोग मर गए, जिसकी वजह से अब पूरा देश शॉक में आ चुका था। नाउ व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस मैस्करे? सो नेशन वाइड शॉक एंड द आउटरीच। तो इसमें 400 से ज़्यादा लोग मर चुके थे और बहुत 1000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड थे। एंड द मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन पंजाब एंड सिविलियंस फेस्ड ह्यूमिलिएशन एंड द टॉर्चर। तो रॉयल एक्ट हुआ, जिसका प्रोटेस्ट किया गया, जलियांवाला बाग हुआ, जिससे नेशन शॉक हुआ, और अब हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट। ये जो ब्रूटलिटी थी और इनह्यूमन ट्रीटमेंट था, उसने पूरे देश को शॉक कर दिया था। गांधी जी वॉज डीपली हॉरिफाइड और उन्होंने अपना पूरा फेथ ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम पर खो दिया था। He declared that it was a sin to cooperate and with such a
सैटेनिक गवर्नमेंट। तो ऐसे गवर्नमेंट को सपोर्ट करना एक पाप है, ये उन्होंने कहा। देन केम द खिलाफत मूवमेंट इन 1919, एक मुस्लिम लेड मूवमेंट था विच वॉज सपोर्टेड बाय गांधी जी। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद टर्की में ऑटोमन एम्पायर वॉज डिफीटेड, ठीक है। तो इनके जो एलाइज थे, द एलाइज ब्रिटेन एंड द फ्रांस, दे डिवाइडेड द टर्किश टेरिटरीज। जो टर्किश सुल्तान था, हु वॉज ऑल्सो द कैलिफ, दैट इज द रिलीजियस मुस्लिम हेड, ही वॉज ट्रीटेड वेरी हार्शली। दिस कॉज द रिजेंटमेंट अमंग द मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडिया। तो मतलब कुछ कहीं और हुआ था, लेकिन उसका जो पूरा असर था वो थ्रू आउट द वर्ल्ड सारे मुस्लिम्स पर हुआ था, जिस तरह से खलीफ को ट्रीट किया गया था। एंड खलीफ इज बेसिकली द रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम्स। उन्हें बड़ी बुरी तरह से हार्शली उन्हें ट्रीट किया गया था। सो द लीडर्स एंड द एम्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, तो यहाँ पर जो मूवमेंट थी वो अली ब्रदर्स ने लॉन्च की थी, जिनके नाम थे मौलाना मोहम्मद अली एंड मौलाना शौकत अली। तो गांधी जी और कांग्रेस सपोर्टेड द मूवमेंट। एम था टू अपहोल्ड द पावर एंड द प्रेस्टीज ऑफ द खलीफ एंड प्रिजर्व द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ टर्की। So it united the Hindus and Muslims on a common political platform for the first time। तो जहाँ पर ये मुस्लिम लीग बनी थी और उसके बाद हिंदू मुस्लिम बंगाल डिवाइड हुआ था, जिससे हिंदू मुस्लिम्स के बीच में यूनिटी की प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन इस सिचुएशन के बाद अब वापस से हिंदू मुस्लिम्स की जो यूनिटी थी वो रिस्टोर हुई, एक यूनिटी रैली की गई। अब बात करते हैं द आउटकम्स एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के बाद और खिलाफत मूवमेंट ने पूरे देश को वो एक साथ लेकर आई और देश में गुस्सा भर गया था ब्रिटिश रूल के खिलाफ। एंड द गांधी रियलाइज दैट द मॉरल प्रोटेस्ट मस्ट बिकम द मास रेजिस्टेंस। तो अब उन्हें एक बात समझ आ गई थी कि ये जो हमारा मॉरल प्रोटेस्ट चल रहा है ना, ये नेशन वाइड होना चाहिए। Thus, both the incident became immediate cause launching the non-cooperation movement in 1920। तो अब बात समझिए, एक तो जलियांवाला बाग अमृतसर की ट्रेजेडी और दूसरी ये खिलाफत मूवमेंट, ये दोनों साथ आई और अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ और भी ज़्यादा गुस्सा बढ़ चुका था, जिसकी वजह से ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की फाउंडेशन रखी गई। अब बात करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में। इंडिया रिफ्यूजेस टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश रूल। तो ये 31 अगस्त 1920 को लॉन्च हुआ था। लीडर थे महात्मा गांधी एंड द मूवमेंट वाज लॉन्च्ड अलोंगसाइड द खिलाफत मूवमेंट। एम क्या था? तो एम था टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉयल एक्ट एंड द जलियांवाला बाग मैस्करे and the colonial injustice। People resigned from the government jobs। उन्होंने schools को, colleges को बाइकआउट किया और foreign goods को भी रिजेक्ट कर दिया। प्रोग्राम ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो गोल था कि अब हमें सेल्फ रूल चाहिए, हमें चाहिए स्वराज बाय पीसफुल और लेजिटिमेट मीन्स। मेथड ऑफ नॉन कोऑपरेशन, बाइकआउट करो फॉरेन गुड्स को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, कोर्ट्स को, इलेक्शंस को, गवर्नमेंट फंक्शंस को एंड रिनाउंसिएशन ऑफ द ब्रिटिश टाइटल्स एंड द ऑनर्स। तो इस तरह से पूरी तरह बाइकआउट किया गया और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। नाउ द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ द मूवमेंट। तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स क्या थे? सो बिल्डिंग इंडियाज मॉरल एंड सोशल स्ट्रेंथ। इससे क्या हुआ? इंडिया का मॉरल और सोशल स्ट्रेंथ बढ़ा। अलॉन्ग विद द बाइकआउट, गांधी जी लॉन्च दिस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स, जिसमें हम सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे थे, जैसे आज मोदी जी बात करते हैं ना आत्मनिर्भर भारत की, एग्जैक्टली वही हो रहा था। सोशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, तो देयर वॉज द प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी, सब भगवान के बच्चे हैं, सब एक बराबर हैं, तो अनटचेबिलिटी को भी इन्होंने कि उसे हमें हटा देना चाहिए अपनी सोसाइटी से। प्रमोशन ऑफ स्वदेशी स्पिरिट एंड द यूज़ ऑफ खादी, जो हैंड स्पन क्लॉथ होता है उसका यूज़ करेंगे। सेल्फ रिलायंस पे इनकरेज किया, कॉन्फिडेंस बढ़ाया इंडियंस का। द प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन, इंडियन रन स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो जो इंडिया चला रही है स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस, उन्हीं को प्रमोट किया गया। तो ये तो था कुछ मॉरल और सोशल बिल्डिंग इंडिया में ड्यूरिंग दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नाउ देन केम द
चौरी चौरा इंसिडेंट इन 1912। तो अगेन ये ना एक ट्रैजिक टर्न था और इससे भी काफ़ी कुछ बदल गया। सो फरवरी 1922 में चौरी चौरा में उत्तर प्रदेश में कुछ एंग्री पीजेंट्स थे, दे सेट फायर अ पुलिस स्टेशन किलिंग 22 पुलिसमैन। तो गांधी जी को लगा कि ये जो वायलेशन है ना, ये नॉन वायलेंस की ही वायलेशन हो रही है, जो कि उनके मूवमेंट का एक बेसिक, एक कोर प्रिंसिपल है सत्याग्रह मूवमेंट का। तो उन्होंने इमीडिएटली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया। फिर क्या था, फिर द वायलेंस एंड्स द मूवमेंट एंड द गांधी जी डिक्लेयर्ड वायलेंस negated the entire movement. He was uncompromising. Even one act of violence was not acceptable to him. He urged his followers to forgive, reform and maintain the discipline in non-violence. तो उन्होंने लोगों को यही बोला कि माफ़ कर दिया, उन्होंने बोला रिफॉर्म्स लाएंगे और उन्होंने बोला कि हमें ये डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना है, हमें मार काट आग लगा दो ये सब हमें नहीं करना है। Now the outcome of the movement, so Gandhiji's reaction and his withdrawal, so was it a failure or a moral victory? तो ये जो मूवमेंट था, दिस फेल्ड टू अचीव द स्वराज इमीडिएटली, लेकिन इसने नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन किया, इसने मास पार्टिसिपेशन को मतलब इनकरेज किया थ्रू आउट द कंट्री एंड दिस गेव इंडियन कॉन्फिडेंस एंड द पॉलिटिकल अवेयरनेस। गांधी जी विड्रू फ्रॉम द एक्टिव पॉलिटिक्स फॉर अ वाइल एंड फोकस्ड ऑन द सोशल रिफॉर्म्स, स्पेशली रिमूविंग द अनटचेबिलिटी। तो इस हिस्से के बाद ना पॉलिटिक्स से तो वो एक टेम्परेरीली ना वो हट गए, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि अगर ये बात उन्होंने पहले ही बोली थी कि अगर हमें कंप्लीट पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए तो उसके लिए पहले हमें सोसाइटी को सही करना पड़ेगा। तो इसलिए वो सोसाइटी रिफॉर्म्स की तरफ गए और उन्होंने स्पेशली जो अनटचेबिलिटी जो हमारे देश में चली आ रही थी उसको हटाने की बात की। तो अब ये है गांधी जी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए एक क्विक रीकैप है। तो आप ये पढ़ोगे, कहीं पर कोई डाउट होगा तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछोगे या फिर लर्नो हब स्वयं के साथ क्लास को बुक करोगे। अब हम बात करते हैं द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929। तो इसकी भी हमने बात की थी स्टोरी में। तो ये दिसंबर 1929 में हुआ था लाहौर में, जो अब पाकिस्तान में है, तब इंडिया पाकिस्तान एक ही हुआ करता था। प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू, ही वॉज यंग, डायनामिक एंड लीडर सिंबलाइजिंग द न्यू जनरेशन। तो अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर कांग्रेस ने एक हिस्टोरिक डिसीजन पास किया एंड नाउ दे pass the resolution of declaring the Poon Swaraj, that is the complete independence, as their goal. तो उन्होंने डिसाइड किया एंड 26 जनवरी 1930 was observed as the first Independence Day. अब बात करते हैं पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन की। तो ये एक डिफाइनिंग मूवमेंट था इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया डोमिनियन स्टेटस को अंडर द ब्रिटिश क्राउन और उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, और जो कि उनका एक लेजिटिमेट गोल था। ट्राई कलर फ्लैग था, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन विद द चक्र दैट वाज अडॉप्टेड एज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम। And this session was also decided to launch the civil disobedience movement under the Gandhiji's leadership. आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंस डे, इट वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 26 जनवरी 1930। तो 26 जनवरी 1930 वाज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया एज द इंडिपेंडेंस डे। यहाँ पर ट्राई कलर आ गया एंड पीपल टुक द प्लेज ऑफ फ्रीडम एंड द डे वॉज मार्क्ड विद मीटिंग, सॉन्ग्स एंड द पेट्रियाटिक रेजोल्यूशंस एंड इट वॉज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर 26 जनवरी अंटिल इंडिया गेन्ड फ्रीडम इन 1947। तब तक 26 जनवरी को ही इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था। अब बात करते हैं द लेगेसी ऑफ द लाहौर सेशन फ्रॉम डिक्लेरेशन टू एक्शन। तो इससे ना इट सेट द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1930 एंड दिस मार्क द शिफ्ट फ्रॉम रिक्वेस्ट्स टू रेजिस्टेंस। तो अब रिक्वेस्ट्स नहीं चल रही थी, अब सिर्फ रेजिस्टेंस दिखाई जा रही थी एंड इंस्पायर्ड द मास अवेकनिंग एंड यूनिटी अक्रॉस इंडिया। 26 जनवरी रिमेन अ सिंबल ऑफ इंडियाज रिजॉल्व फॉर फ्रीडम एंड सोवरेनिटी।
अब बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की फ्रॉम 1930 टू 34। ये एक स्टेप था बियॉन्ड दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जहां पर ब्रिटिश लॉज को पीसफुली नेग्लेक्ट कर मतलब अपोज किया जा रहा था। ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना ताकि नेशनलिस्ट डिमांड्स को एक्सेप्ट किया जाए। तो ये गांधी जी की गाइडेंस के अंडर ही ये मूवमेंट लॉन्च हुआ था मार्च 1930 में विद द फेमस सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, मतलब नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता है कि हम हेल्प नहीं करेंगे, हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, और सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है कि हम तुम्हारी बातों को ओबे नहीं करेंगे। सॉल्ट सत्याग्रह और डांडी मार्च की बात करें तो गांधी जी ने ये शुरू किया था क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स ना इंडियंस पर वहाँ लगाया जा रहा था जिस चीज़ की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और वो था सॉल्ट टैक्स, जो हर इंडियन को ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था। तो इंडियंस वर फॉरबिडन टू मेक द सॉल्ट, और इसमें ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी। दिस सेट आउट फ्रॉम द साबरमती आश्रम। सो वो गांधी जी चले साबरमती आश्रम से 78 फॉलोअर्स के साथ 385 किलोमीटर, और वो डांडी पहुंचे एट अ कोस्टल विलेज इन गुजरात। जब वो वहाँ पर पहुंचे उन्होंने अपने हाथ में सॉल्ट उठाया बीच से, सिंबलाइजिंग द डिफाइंस ऑफ दिस अनजस्ट लॉ। और जब वो इस रास्ते में थे तो उनके साथ और भी कई लोग जुड़ते चले गए। द स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट, तो जो मूवमेंट था ना वो थ्रू आउट द इंडिया स्प्रेड हुआ। पीपल एंगेज्ड इन बाइकॉटिंग द फॉरेन गुड्स, हड़ताल हुई, स्ट्राइक्स हुई, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशंस हुई, पिकेटिंग ऑफ शॉप्स, सेलिंग द British goods and refusal to pay the taxes. So this all happened during this civil disobedience movement, और इसमें women ने एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया, और सरोजनी नायडू एक पॉलिटिकल लीडर उभर कर आई थी इस समय पर। आगे बात करते हैं इसमें ब्रिटिशर्स का रिस्पॉन्स क्या था। तो ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को भी हर बार की तरह ब्रुटैलिटी से उसको दबाने की कोशिश की। गांधी, नेहरू और बाकी सारे लीडर्स को अरेस्ट भी किया गया। हज़ारों लोगों को पुलिस फायरिंग से मर गए, इंजर भी हुए, और 19,000 से ज़्यादा लोग इम्प्रिजन भी हुए। लेकिन इसके बाद भी ये मूवमेंट चलता रहा। Then the frontier regions and the red t-shirts, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में ये जो मूवमेंट था इट वॉज लेड बाय खान अब्दुल जफर who was said to be a frontier Gandhi. He founded the Khudai Khidmatgars, the servant of the god, who is also called as the red t-shirts, right? तो उन्होंने रेड टी शर्ट्स पहनी और उन्होंने नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाया एंड जॉइंड द गांधीज मूवमेंट होल हार्टेडली। तो उन्होंने पूरा दिल खोल के गांधी जी के मूवमेंट का साथ दिया और उनके साथ चले। बाद में 1933 से 34 तक ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सारे रिप्रेसिव एक्ट्स लेकर आए, काफ़ी सारे मिशंस भी भेजे ताकि वो इंडियंस को पेसिफाई कर सके, जैसे कि साइमन कमीशन अर्लियर, ताकि इंडियंस खुश हों, शांत हो जाएं। लेकिन ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी ये 1937 तक इतनी बढ़ गई कि अब उन्हें समझ आ चुका था कि अब आप इन मूवमेंट्स को सप्रेस नहीं कर सकते और अब आपको ये देश छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा। Then the achievements and the significance. So they unified the country under the Gandhi's leadership, and this marked the active participation of the women, and this gave people confidence in the non-violent protest कि violence अपनाने की ज़रूरत नहीं है, non-violent protest भी बहुत कुछ कर सकते हैं। This laid the foundation of future movements like Quit India movement in 1942. So this was all from our today's session. I hope chapter समझ आ गया है। कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बहुत ही सिंपल है, कहानी की तरह पढ़ो एंड यू आर डन विद द चैप्टर। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो लर्न हो मतलब फ्री है पर बेस्ट है।